हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा एक और प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 11, ठीक है। और इसके पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, तो उस प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जो मैं सेव किया हूँ प्लेलिस्ट में, यूपीटीपीएससी जेईई टारगेट 2018 सिविल के नाम से सेव किया हूँ, ठीक है। और ये हमारा 11 प्रैक्टिस सेट है, 11वां। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका मुश्किल से 10 से 12 दिन बचा है, तो जितना ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आई थिंक पहली बार तो बहुत कम लोग ही विजिट कर रहे होंगे, सब लोग के लिए दोबारा होगा या फिर रेगुलर देखते होंगे मेरी वीडियो। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उसको शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर IS 456/2000, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट रेस्पेक्टिवली इन कंक्रीट वर्क्स एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग सी कोस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें यह बोल रहा है कि IS 456/2000 के अनुसार जो समुद्री तट से सीधे संपर्क में आने वाले कंक्रीट कार्य में, ठीक है, जो समुद्री तट जो होता है, कोस्टल एरिया जो होता है, सी कोस्ट जो एरिया होता है, उसके संपर्क में जो कंक्रीट कार्य होता है, उसमें अप्रबलित कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट यानी कि प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए क्रमशः न्यूनतम कितने ग्रेड की कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। M25 एंड M40, B M20 एंड M25, C M20 एंड M30, या D M15 या M25। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा आपका। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, M20 एंड M30, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एनुअल और पेरियोडिकल पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन ए प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नॉन एज, ठीक है। देखिए इसमें यह बोल रहा है कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, ठीक है, मतलब एक हमारा जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसके लिए किसी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी पर निवेश की गई पूंजीगत राशि, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी पर हम जो निवेश करते हैं जो राशि, उस राशि के पूर्ण भुगतान, ठीक है, के लिए वार्षिक या आवधिक भुगतान को क्या कहा जाता है। ए एमोर्टिजेशन, बी एब्सोलेंस, सी एनुअल, या डी डिप्रेसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एनुअल, ठीक है, यानी कि वार्षिकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द SI यूनिट फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसमें आपको डायनेमिक विस्कोसिटी का SI यूनिट बताना है। ए पास्कल सेकेंड, बी पास्कल, सी स्टोक, या डी न्यूटन। तो बताइए डायनेमिक विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या होगा। और दोस्तों इसका PDF चाहिए होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा और वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे इसका PDF मिलेगा, ठीक है। और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। बताइए इसमें क्या होगा, SI यूनिट फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पास्कल सेकेंड, ठीक है। पास्कल सेकेंड आपका यूनिट होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का, ठीक है।
और एक यूनिट होता है आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये भी आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। तो दोनों याद रहेगा डायनेमिक विस्कोसिटी का, पहला आपका पास्कल सेकेंड और दूसरा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपका एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, ये हो गया, और एक होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसका मात्रक क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का? तो देखिए इसमें आपका एसआई प्रणाली में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका यूनिट जो एसआई प्रणाली में होता है वो होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस में बोलेगा, सीजीएस प्रणाली में तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होगा आपका स्टोक, ठीक है, स्टोक, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई प्रणाली में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और सीजीएस प्रणाली में स्टोक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने लिख दिया है क्योंकि पीडीएफ हमको सेंड करना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे प्रॉपर वीडियो देखते हैं तो उनके लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है आपका एसआई में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और सीजीएस में स्टोक होता है। और ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 identify the property which is considered as a mechanical property of a structural steel important in design, ठीक है। तो देखिए IS 800/2007 के अनुसार, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है जो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है आपका किसका, स्ट्रक्चरल स्टील का, ठीक है, इन इम्पोर्टेंट इन डिज़ाइन, जो डिजाइन जब हम करते हैं स्टील का उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा वो प्रॉपर्टी है स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टी? ए पॉइजन रेशियो, बी है आपका मैक्सिमम परसेंटेज इलोगेशन ऑन ए स्टैंडर्ड गॉज लेंथ, सी यूनिट मास, या डी कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। बताइए। और दोस्तों जो 10 दिन आपका क्लास चलेगा लगातार, आप कभी मिस ना कीजिएगा एक भी वीडियो, और पुराने वाले भी देख लीजिए। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑन ए स्टैंडर्ड गॉज लेंथ, ठीक है, एक मानक रोज लंबाई पर अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर फॉर स्टील स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, यानी कि शियर मोमेंट फोर्स डिजाइन एज पर IS 800/2000 इज, ठीक है। देखिए इसमें यह बोल रहा है कि IS 800/2000 के अनुसार भूकंप रोधी डिजाइन में, ठीक है, इस्पात के विशिष्ट आघूर्ण प्रतिरोध फ्रेम, यानी कि शियर फोर्स स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम डिजाइन के लिए प्रतिक्रिया परिवर्तन गुणांक, यानी कि रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर क्या होता है? इसमें कौन सा होगा आपका सही? ए 1.0, बी 1.5, सी 5.0 या डी 2.5? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 5.0, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए
IS 800/2007 के अनुसार भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन में इस्पात के डिज़ाइन के लिए प्रतिक्रिया परिवर्तन गुणांक, ये है आपका सिस्टम। आपका देखिए 2 कंडीशन दिया गया है इसमें, फिलहाल मैंने बनाया है। एक आपका स्टील SMF जो कि क्वेश्चन में था उसका 5 हो जाएगा। यही आपका बोलेगा RCC शियर वाल के लिए, तो रेस्पॉन्स रिड्यूसिंग फैक्टर इसका 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, RCC शियर वाल का 3 से 4 और स्टील SMF का 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये न्यूमेरिकल है सॉइल का। तो देखिए इसमें अब न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्या देखते हैं कि क्या पूछा है और क्या दिया है। ठीक है, पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए क्या आपका गिवन है और क्या निकालना है। तो क्या क्या दिया गया है, मास ऑफ चंक ऑफ सॉइल मॉइस्ट। ठीक है, मतलब क्या है, नम मिट्टी, कोई मान लीजिए कोई मिट्टी का ढेला ही है मान लीजिए, जिसका मास दिया गया है 20 kg। ठीक है, चंक, इसको चंक लिखा है तो चंक ही लिखते हैं। चंक आपका दिया है कितना, ये है आपका 20 kg का। ठीक है, और क्या दिया है उसके बाद, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है 1500 kg/m³। तो ड्राई डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, गामा डी से। ठीक है, डी मतलब ड्राई, तो इसका मान दिया है 1500। ठीक है, 1500 kg/m³। फिर अब क्या दिया है, वर्ड रेशियो पूछा है, व्हाट इज द वर्ड रेशियो ऑफ द सॉइल। फिर क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.50, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.50, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि गामा डब्लू, गामा डब्लू डेंसिटी ऑफ वाटर आपका 1000 दिया है। ठीक है, ये भी दिया है 1000 kg/m³, ये आपका गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या है, वर्ड रेशियो। ठीक है, तो वर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपको, गामा डब्लू, गामा मतलब कि ड्राई डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट के रेस्पेक्ट में, और एक ही तो फॉर्मूला फेमस है उससे, तो कौन सा होगा आपका, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है इसका। देखिए हम बताते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा ये आपका, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू अपान 1+E। ठीक है, ये फॉर्मूला याद आ रहा, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू अपान 1+E। ठीक है, यहाँ से आपका E जो है वर्ड रेशियो वही आपका ये है, तो बस ये E निकालना है। और आपका क्वेश्चन में आपका तीनों का मान दिया हुआ है, गामा डब्लू भी दिया है। ठीक है, आपका गामा डब्लू भी दिया है, गामा डी भी दिया है, गामा डब्लू भी दिया है और जी भी दिया है। ठीक है, तो उसका मान रख के हम ई का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैंने सॉल्यूशन कराया है, उसमें दिखा दूं एक बार। देखिए ये चंक हो गया आपका 20 kg का, ये आपका ड्राई डेंसिटी है 1500 kg/m³। ये आपका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये आपका क्या है, ड्राई यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या दिया था, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 था। ठीक है, ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है गामा डब्लू से। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लगा दिए हैं, तो ई से जा आपका वर्ड रेशियो को डोनेट करते हैं, तो वहाँ से हम ई को फाइंड कर लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा 66.67। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इसमें कौन सा है 66.67, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल इन चेनिंग इन अ चेन सर्वे। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा, श्रृंखला सर्वेक्षण में श्रृंखलन करने में गलत बाधा ऑब्स्टेकल का चयन करें। ठीक है, मतलब कि चैनिंग है और चैनिंग में जो बाधाएं आती हैं,
ठीक है, गलत बाधा उसका चयन करना है। इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल कौन है, तो कौन सा होगा इसमें आपका? इसमें पूछा है आपका सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल, मतलब कि ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होता है, तो गलत बाधा का चयन करना है इनमें से। ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ठीक है, इन चेनिंग इन ए चेन सर्वे, ठीक है, जब चेन सर्वे का के थ्रू हम चेनिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा बाधा जो गलत है दिया गया है ऑप्शन में, देखिए कौन सा होगा? ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग, ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेजिंग, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग ओनली, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग ओनली, क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए कुछ और भी ऑब्स्टेकल इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चेनिंग एंड रेंजिंग में बाधाएं यानी कि ऑब्स्टेकल निम्न है, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला है आपका चेनिंग में ऑब्स्टेकल, जब चेनिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं? रिवर, पॉन्ड, सी, लेक, ठीक है, ये जब आ जाएंगी बीच में तो हम इसे कहेंगे चेनिंग में ऑब्स्टेकल, ठीक है। वही आपका रेंजिंग में ऑब्स्टेकल कौन हो सकते हैं? तो टावर हुआ, हिल हुआ और वैली हुआ, ये आपके रेंजिंग में ऑब्स्टेकल हैं। और चेनिंग एंड रेंजिंग में कौन ऑब्स्टेकल है यानी कि बाधा है? तो आपका बिल्डिंग, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ताज़ा कंक्रीट में वायु घटक एयर कंटेंट को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें से कौन सी विधि का उपयोग हम नहीं करते हैं फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। फ्रेश कंक्रीट में जो वायु घटक है उसको मापने के लिए हम किस विधि का प्रयोग इनमें से नहीं करते हैं? ए आपका ब्लेंड एयर परमिलिटी मेथड हुआ, बी आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड हुआ, सी आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड हुआ, डी आपका प्रेशर मेथड हुआ, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? किस मेथड का प्रयोग हम नहीं करते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्लेन एयर परमिलिटी मेथड। इस मेथड का उपयोग हम वायु घटक ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं ताज़ा कंक्रीट में, ठीक है। और उसके अलावा हम इन तीनों मेथड का यूज करते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड और प्रेशर मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए वही है आपका, इसका नहीं उपयोग करते हैं और ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, प्रेशर मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू, ठीक है, जो एक्टिविटी ऑफ सॉइल है ये किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्या होगा? मतलब कि आपका किसका किसका रेशियो है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स और कौन सा होगा वो? ए परसेंटेज ऑफ सेंसिटिविटी, बी लिक्विडिटी इंडेक्स, सी परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या डी परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन, मृतिका के अंश के भार से प्रतिशत, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एक्टिविटी इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन ये जो है आपका परसेंटेज ऑफ सॉइल पार्टिकल फाइनर देन 0.002 mm, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the following correction applied for tape measurement, identify the correction which is not always negative in sign। ठीक है, अब देखिए जो टेप मेजरमेंट जब किया जाता है, ठीक है, तो देखिए जो फीता मापन यानी कि टेप मेजरमेंट जब हम करते हैं तो निम्नलिखित संशोधन जो आपका करेक्शन किया जाता है उसमें से वह संशोधन को ज्ञात करना है। इन चारों संशोधन में से कौन सा वह संशोधन है जो हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा, वही बोला गया इसमें। ठीक है, जो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक नहीं होता हो, मतलब हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो बताइए चारों में से वह कौन है, कौन सा होगा, पुल, रोंग अलाइनमेंट, स्लोप और टैप या डी सैग, कौन सा आपका होगा जो हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पुल। ठीक है, पुल अथवा तनाव ये आपके हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो आपके हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, वो कौन है आपका, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, पुल तो है ही, उसके साथ आपका टेम्परेचर है और आपका एक है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ये तीनों आपके क्या हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं होते, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं आपके, देखिए स्लोप, सेग और बेड अलाइनमेंट, ये आपके हमेशा नेगेटिव रहेंगे और एक आपका नहीं, यही तीनों हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लिख कर लाए हैं, उसमें दिखाते हैं आपको। देखिए ये है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यही आपका पूछा था पुल के बारे में, नहीं ऑप्शन ही ऐसा बनाया था जिसमें आपको पुल रखा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पुल सही था जिसमें दोनों था। ठीक है, और एक टेम्परेचर भी है जिसमें आपका प्लस माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन अगर बात करेगा क्वेश्चन में स्लोप की, सेक की और बेड अलाइनमेंट की, तो हमेशा ये तीनों क्या होंगे, ये हमेशा तीनों आपके नेगेटिव हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं होते, ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसको भी रट लीजिए, अक्सर फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, तो फॉर्मूला को भी ध्यान देना है, कोई फॉर्मूला छूटे ना, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एंड दोस्तों जहाँ भी कोई टॉपिक बनता है ऐसा कि कन्फ्यूज़न वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे आपको हम ऐसे गैदर करके सारा लेकर आ जाता हूँ कि आपका ऑप्शन से और क्वेश्चन से आपका जो कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट सेचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी मैदान में जमा मृदु संतृप्त मृतिकाएं, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट सेचुरेटेड क्ले डिपॉजिट, मृतिकाएं अपरूपण सामर्थ्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि जब डिटर्मिनेशन यानी कि ज्ञात करना है शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट सेचुरेटेड क्ले डिपॉजिट, ठीक है, इन द फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इन द फील्ड अगर बात कर रहा है फील्ड की, नॉट इन लाइब्रेरी, नॉट इन लेबोरेटरी। ठीक है, लैब की बात नहीं कर रहा, फील्ड में बात कर रहा। जब फील्ड में हमको ज्ञात करना होगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सेचुरेटेड क्ले डिपॉजिट का, तो इनमें से किस मेथड का हम किस टेस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपका दिया गया है, ए ट्राइएक्सियल टेस्ट, बी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, सी डायरेक्ट शियर टेस्ट या डी वैन शियर टेस्ट। तो बताइए फील्ड के लिए कौन सा टेस्ट हम उपयोग करते हैं, कौन सा इसमें आपका सही होगा।
और जहाँ जिस पॉइंट में नोट करने लायक होगा, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगा उस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे फील्ड को ध्यान में रखना है, फील्ड की बात कर रहा, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हेन शियर टेस्ट, व्हेन अपरूपण परीक्षण फील्ड के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ लेबोरेटरी के लिए भी हम इस टेस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी के लिए भी और फील्ड के लिए, दोनों के लिए भी हम व्हेन शियर टेस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ बात करता, अगर क्वेश्चन में रहता ये फील्ड के जगह, ये जो फील्ड है, इस फील्ड के जगह अगर क्वेश्चन में ये रहता कि लेबोरेटरी के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं प्रयोगशाला में, तो इस क्वेश्चन में कौन सही होता अगर लेबोरेटरी की बात करता तो। अगर लेबोरेटरी की बात करता तो आपका तीनों सही होता है। लेबोरेटरी के लिए हम चारों सही होता है आपका। ट्राइक्सियल टेस्ट भी करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भी करते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट भी करते हैं और वैन शियर टेस्ट भी करते हैं। चारों हम लेबोरेटरी में करते हैं। लेकिन फील्ड की बात करेगा तो स्पेशली आपका वैन शियर टेस्ट होगा, ये दोनों में हम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका है, वैन शियर टेस्ट होता है, इट कैन बी डन इन फील्ड एंड लेबोरेटरी बोथ, और टेस्ट डन इन लेबोरेटरी, तो ये चारों टेस्ट हैं आपके लेबोरेटरी में किए जाते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट, वन कन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट और वैन शियर टेस्ट, ठीक है। आई थिंक आपका क्लियर हो गया ये वो टॉपिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील फ्रॉम 0.2 to 0.9%, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या सही होगा। इसमें यही बोल रहा है कि जो इस्पात है, जो स्टील है, उसमें अगर कार्बन की मात्रा को हम 0.2 से 0.9% तक बढ़ा देते हैं तो उसको उसके रेस्पेक्ट में कौन सा कथन आपका सही होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या परिवर्तन होगा स्टील में, ठीक है। अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं कार्बन की मात्रा स्टील में आपका 0.2 से 0.9% तक हम बढ़ा देते हैं कार्बन की मात्रा स्टील में, तो क्या फिर होने लगेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा स्टील में। चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से बताइए कौन सा होगा आपका, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा कार्बन की मात्रा बढ़ाने से। देखिए ए है आपका, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेस एंड रिड्यूस द डक्टिलिटी, ठीक है। बताइए इसमें आप देखिए, समझिए, उसके बाद बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा। अगर आप कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील। अगर हम इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से जो आपका स्टील इंक्रीजेज द यील्ड स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस द डक्टिलिटी, ठीक है। क्या होता है, पराभव प्रतिबल बढ़ जाता है और तन्यता में कमी हो जाती है। याद रहेगा, पराभव प्रतिबल बढ़ जाता है यानी कि जो यील्ड स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जो डक्टिलिटी होती है वो रिड्यूस कर जाती है, ठीक है। और भी देखिए, ये तो विथ रेस्पेक्ट टू डक्टिलिटी था, ठीक है, यानी कि तन्यता, डक्टिलिटी, उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन बना दिया। अगर क्वेश्चन में डक्टिलिटी के जगह, जो डक्टिलिटी है उसके जगह अगर जो भंगुरता है यानी कि ब्राइटलनेस होता, या फिर सामर्थ्य की बात करता है, स्ट्रेंथ की, या फिर कठोरता की बात करता है, या फिर टफनेस की बात करता, तो फिर ये कैसे वेरी करता। कार्बन जो है इस सब प्रॉपर्टी के लिए कैसे वेरी करता है। ये तो सिर्फ एक आपका दे दिया डक्टिलिटी के लिए, डक्टिलिटी के लिए, जो तन्यता के लिए आपका दे दिया क्वेश्चन में। तन्यता के जगह अगर आपका भंगुरता रहता, सामर्थ्य रहता, कठोरता या चिमड़पन रहता, तो फिर क्या होता, घटता बढ़ता, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। देखिए
इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला क्या है, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता घट जाती है, जो कि आपको क्वेश्चन में था, ऑप्शन में था जो सही था। अगर ब्राइटनेस की बात करा, भंगुरता यानी कि ब्राइटनेस, तो इसमें क्या होता है, ये आपका बढ़ जाती है, ठीक है। और स्ट्रेंथ की बात करता है यानी कि सामर्थ्य, तो ये भी बढ़ जाती है। और हार्डनेस की बात करता है तो ये भी बढ़ जाती है। और टफनेस की बात करता है, चिमड़पन, तो घट जाती है। तो देखिए, जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट अब याद कर लीजिए, बढ़ने वाला याद कर लीजिए, फिर घटने ही वाला याद कर लीजिए, इससे आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो मान लीजिए हम याद कर लेते हैं कि कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपकी डक्टिलिटी और आपकी टफनेस ये दोनों घटती है, उसके अलावा जो होगा आपका बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे आपका इजी हो जाएगा, डक्टिलिटी और टफनेस घटेगी, और उसके अलावा जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, और जो ब्रिटलसनेस है यानी कि भंगुरता है, ये आपका बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए कुछ और पॉइंट क्या था, मेटल और ये परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया है। अगर रफ्ट आयरन होगा तो कार्बन का परसेंट कितना रखेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस देन 0.1%, ठीक है। अगर स्टील रहेगा तो कार्बन का परसेंटेज कितना रहेगा, 0.10 से 0.25%। हाई कार्बन स्टील रहेगा तो कार्बन की मात्रा रहेगी 0.55 से 0.94%। और कास्ट आयरन रहेगा तो कार्बन का परसेंटेज होगा 2 से लेकर 4% तक। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ठीक है, 456/2000 के अनुसार व्हाट इज द स्लम्प ऑफ ए मीडियम डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इफ प्लेस्ड इन हैवी रेनफोर्स सेक्शन लाइक स्लैब, बीम, वॉल एंड कॉलम्स, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। IS 456/2000 के अनुसार स्लैब, बीम, दीवारों और स्तंभ जैसे भारी प्रबलित खंडों में रखे जाने पर कंक्रीट की मध्यम कोटि की सुकार्यता का स्लम्प कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज द स्लम्प ऑफ मीडियम डिग्री, तो ये इसका क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया था। चलिए इसमें बताइए क्या होगा स्लम्प का। इसका चार्ट अगर इसमें नहीं है तो, लेकिन हमने सेट में कराया है किसी क्वेश्चन में। स्लम्प ऑफ मीडियम डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी का पूछ रहा है, ज़्यादा इसमें घुमाना नहीं है। जो आपका हाई, मीडियम और लो था ना, तो इसमें आपका मीडियम डिग्री का पूछ रहा ऑफ इफ प्लेस्ड इन हैवी रेनफोर्स सेक्शन लाइक स्लैब, बीम और वॉल कॉलम में यूज़ होगा। तो बताइए स्लैम्प, जो स्लम्प का मान कितना रखेंगे इसमें, कौन सा इसमें आपको सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 से 100 mm रखेंगे, ठीक है। देखिए ये टेबल है, टेबल ही हम ला कर रख दिए हैं। देखिए IS 456/2000 के अनुसार स्लैब, बीम, दीवार, स्तंभ जैसे भारी प्रबलित खंडों में रखे जाने पर कंक्रीट का मध्यम कोटि की सुकार्यता का औसत प्लप यानी कि स्लम्प का मान 50 से 100 mm होता है। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए ये आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है, वेरी लो, लो और मीडियम, और स्लम्प वैल्यू दिया गया है, ठीक है। ये 0.25, 25 से 75, तो लो, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई है। और ये आपका इधर वैल्यू दिया गया है, इसको रट जाइए किस किस के लिए यूज होता है, इधर आपका लिखा गया है। देखिए इंच टू पाइल के लिए हाई होगा, ट्रेंच के लिए भी यही होगा, मीडियम के लिए आपके ये हैं, और लो के लिए आपका ये हो गया, और वेरी हाई के लिए, वेरी लो के लिए ये हो गया। तो इस टेबल को याद कर जाइए, ठीक है। अक्सर इसमें से घुमा घुमा कर क्वेश्चन कभी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पूछ देगा तो कभी स्लम्प वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। ये तो अच्छे से इस टेबल को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको स्किप ना कर दिएगा, एक बार पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब एक एक पॉइंट क्या पढ़ाना है इसमें आपका, जैसे सेलो सेक्शन दिया है, ब्लाइंडिंग कंक्रीट दिया गया है, पेमेंट यूजिंग पेपर दिया गया है, ये तो उसके लिए वेरी लो है और 0.25 है। दूसरा फिर क्या दिया गया, मास कंक्रीट, स्लैब, बीम, दीवार के स्तंभों के लिए हल्के से प्रबलित अनुभाग, हाथ रखा फुटपाथ, हैंड प्लेस फुटपाथ, नहर, अस्तर, कैनल लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग्स के लिए ये आपका 25 से 75 दिया गया है।
और क्वेश्चन में आपका क्या था 50 से 100, ठीक है, यानी कि आपका ये था हैवी रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब बीम दीवार स्तंभ स्लीव, ये आपके पंप कंक्रीट, ये आपके इसमें मीडियम में आ जाएंगे, मीडियम का ही पूछा था आपका क्वेश्चन में। उसके बाद लास्ट आपका है हाई में कौन कौन से आ जाएंगे, ट्रेंच फिल और इंस्टू फिलिंग्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझने वाला न्यूमेरिकल है। फिलहाल बनाइए, देखिए इसको ट्राई कीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, आपको डीपीसी जो होता है डैम प्रूफ कोर्स, उसका आपका थिकनेस दिया है, मतलब जो डीपीसी होता है, ये मान लीजिए अब डीपीसी है आपका, ठीक है, डीपीसी लेयर है, उसका थिकनेस आपका दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ डीपीसी, तो सीमेंट का अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर एरिया, 100 मीटर एरिया क्या डीपीसी करना है, ठीक है। इसका थिकनेस आपका 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा 1:2:4 के अनुपात में हो रहा, तो सीमेंट की मात्रा पूछा है, कितना सीमेंट की मात्रा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम जो सॉल्यूशन है उसी में समझाते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है। फिलहाल आपको बताना, देखिए इसमें गिवन आपका एक बार ओवरऑल समझा दे रहे हैं, एरिया आपका दिया है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया दिया है डैम प्रूफ कोर्स का, ठीक है। मान लीजिए हमारा डैम प्रूफ डीपीसी है, इसका एरिया आपका दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और थिकनेस दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हम डीपीसी करेंगे तो उसका आयतन तो ज्ञात होना चाहिए, एरिया से तो प्लस्तरा तो यहाँ करना नहीं है, इसमें थिकनेस को भी लेना है, तभी तो सीमेंट की जो मात्रा निकालने के लिए हम वॉल्यूम भी तो चाहिए, तो वॉल्यूम हमको ज्ञात करना होगा। तो इसका, ठीक है, जो सेक्शन है ये आपका डीपीसी, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए होता है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, तो थिकनेस जो होता है ये हमारा हाइट का काम कर जाता है, यानी कि ऊंचाई कहिए या फिर मोटाई कहिए, तो यहाँ से तो निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसी का हम 3D फिगर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह फिगर बनाएंगे, तो इसको जो मोटाई है उसको हम हाइट का रूप दे देंगे, ये पर यहाँ पर वो हो गया आपका 2.5 मीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है थिकनेस ना, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसका हाइट कहिए या फिर थिकनेस कहिए, ये तो निकल गया हाइट, ठीक है। अब बात होती है लेंथ ब्रेथ की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका दिया है और हाइट आपका दिया है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा डीपीसी का। जब देखिए डीपीसी का आपका टोटल वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। तो अब टोटल वॉल्यूम निकल गया तो फिर क्या करते हैं, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन में। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए इतना हम समझा दिए थे, एरिया आपका हो गया इतना, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब देखिए ये आपका रेशियो दिया है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, 1:2:4 का रेशियो दिया गया है। सीमेंट का मात्रा आपको पूछ रहा है, ये आपका 3D फिगर में मैंने बता दिया, ये आपका थिकनेस हो गया 2.5 सेंटीमीटर का, और लेंथ इंटू ब्रेथ आपका दिया गया है ऑलरेडी 100 मीटर स्क्वायर। हाइट को आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डीपीसी का आपका वॉल्यूम निकल जाता है 2.5 मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए जो ये हमारा थिकनेस दिया है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, उसको हमने चेंज कर दिया है मीटर में। क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये हमारा मीटर स्क्वायर में है एरिया, तो इसको भी हम एरिया में करेंगे फिर ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम एरिया में सॉरी मीटर में चेंज कर दिए हैं, तो 0.025 मीटर हो गया। तो वहाँ से यहाँ पे हम 0.025 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लिए किसका, वॉल्यूम निकाल लिए डीपीसी का। अब देखिए हमको सीमेंट की मात्रा निकालना है, तो इससे पहले भी हम ऑलरेडी करा चुके थे 2-3 न्यूमेरिकल कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट का सूखा मसाला 152% या 1.52 होता है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, अगर रेगुलर हर वीडियो देखा करते हैं,
तो तीसरी से 4 बार हम इस क्वेश्चन को इस टाइप का लेकर आ चुके हैं, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड है, 152 होगा आपका 1.52, ठीक है, सूखा मसाला के लिए। तो सीमेंट की मात्रा पूछ रहा, ठीक है, तो सीमेंट की मात्रा निकालना है। तो पहले देखिए, ये आपका सीमेंट की मात्रा, ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल गया डीपीसी का। डीपीसी टोटल वॉल्यूम में ही तो सीमेंट का निकालना है, तो पहले टोटल को रख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ रेशियो टोटल हो जाता है और यहाँ पर सीमेंट का निकालना है, तो सीमेंट का हम रख देते हैं। इसको जब हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेसिएशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निर्माण के अवमूल्यन की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड, किस मतलब 4 मेथड दिया गया, इसमें से किस मेथड का उपयोग हम नहीं करते हैं डिप्रेसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। हम कौन सा मेथड का उपयोग नहीं करते हैं, एक का उपयोग नहीं करते बल्कि 3 का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें से 3 का हम उपयोग करते हैं डिप्रेसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसमें एक है जो उसका नहीं उपयोग करते, वो कौन सा है ये बताना है आपको। तो बताइए कौन सा आपका सही होगा, इसमें क्या सही होगा। और एग्ज़ाम डेट को लेकर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये ना आपके बस में है ना हमारे बस में है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हमारा कार्य क्या है, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे ही 12 दिन और 12 से 14 दिन और पढ़ना है, ठीक है। इसी बीच अगर 20 को तो वैसे भी क्लियर हो जाना है, 17 हो ही गया, 3 दिन देख लीजिए। एडमिट कार्ड अगर सिटी क्लियर कर दिया तो समझ लीजिए हो ही जाएगा, और नहीं क्लियर किया तो पोस्टपोन कर देगा तो पता ही चल जाएगा। तो फिलहाल हमें रेगुलरिटी बनाए रखना है, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। इसलिए एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचना ही बेकार है। सोचा जाता है उसके बारे में जो जिसमें कुछ आउटपुट हो, वेस्ट चीज़ों के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, ज्यामितीय प्रशिक्षण विधि, ठीक है। इस मेथड का प्रयोग हम नहीं करते हैं, किसके लिए, डिप्रेसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्वांटिटी सर्वे मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। और जो जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड है इसका उपयोग नहीं करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का, और आपका कौन है, हाँ, क्वांटिटी सर्वे मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यही था आपका ऑप्शन में, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन किसका किसका हम उपयोग करते हैं, किस मेथड का यूज करते हैं, मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेसिएशन। तो पहला आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसको हम कांस्टेंट रेट मेथड भी कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, डिप्रेसिएशन इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। सी आपका ओरिजिनल कॉस्ट होगा, एस स्क्रैप वैल्यू होगा और एन यूटिलिटी पीरियड होगा। अक्सर फॉर्मूला पूछ